यहाँ मैं एक बात बच्चों से पूछना चाहता हूँ, ये जाति बहुत तुम लोग को भी थोड़ा बहुत महसूस होता है चुनाव के समय, नहीं? गांव में अपने जिला में महसूस कर रहे हो? तुम लोग एक बात बताओ, जब तुम लोग क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारे बगल में जो बच्चा बैठता है, क्या तुम कभी उसकी जाति से कंसर्न होते हो? ऐसा करते हो कि भाई अपनी जाति वालों के बगल में बैठोगे? ऐसा कुछ भी तुम्हारे मन में भाव आता है? बाबू, वोट देते समय सब क्यों दिमाग में आता है? ये हो रहा है कि पटना में फलाना जाति का उम्मीदवार नहीं दिया गया, उधर से आ गया है तो उसको वोट देंगे। ये जितने टीचर लोग बैठे हैं, ये भी जाके अपने अपने जाति वाले को वोट देकर के आते हैं। हाँ, नहीं देखिए, जिस विषय को आज आपने मौका दिया है, आप मेरे परिवार के लोग, मैंने आज कहा आपसे रिश्ते हैं तो रास्ते हैं, और मैं मोदी जी की गारंटी की बात करता हूँ, मैं उनके साथ काम करता हूँ। साथियों, मेरा कोई प्रलोभन नहीं है, कोई मेरा लोभ नहीं है, लेकिन मैं आपके भविष्य को समझता हूँ, मैं आपके भविष्य को देखता हूँ। मैं व्यापारियों के बीच में पूरे देश में काम करता हूँ, मैं 28 राज्यों में इस प्रकार के कार्यक्रम व्यापारियों के साथ करता हूँ, और हर यूटी में मैं जाता हूँ। मैं और मेरी टीम इस बात में लगे हुए हैं कि व्यापार कैसे सुधरे, और माननीय मोदी जी की पॉलिसी और सरकारी अधिकारियों को दबाव से कैसे व्यापारी बचे। अलग अलग प्रकार की व्यवस्था को लेकर ये जीएसटी उन्मूलन की जो बात हुई, इतना परिवर्तन हुआ जीएसटी रिफॉर्म से, लेकिन आप सबको आज संकल्प लेना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे बच्चे, आपका भविष्य है, आपका व्यापार है, आपकी इंडस्ट्री है, आप अधिकारी बने, उसके लिए मना नहीं कर सकते, वहाँ बहुत लिमिटेशन है। कहने को तो कुछ भी कहता है, लेकिन 75 साल का हिसाब, हम तो सब व्यापारी हैं। अगर व्यापार को समझते हैं तो हम प्रधानमंत्री जी को मैं कहता हूँ कि साहब, हमारे यहाँ तो राजस्थान में तो ऐसी बात है कि हर चीज को आंकड़ों में देखा जाता है। किसी की बीमारी होती है तो कहते हैं कि कैसे है तबीयत, रुपए में 12 आना ठीक है, रुपए में 4 आना ठीक है। तो हर बात को हमने पैसों से, आंकड़ों से देखा जाता है। तो आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठकर अगर बिहार को विकसित करना है, बिहार को सुरक्षित करना है, अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना है, आपको भी व्यापारी बनना है, आपको भी उद्यमी बनना है, आपको भी एमएसएमई में आना है, आपको भी इंडस्ट्री लगानी है, आपको भी जॉब क्रिएट करने वाला बनना है, आपको भी एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको भी इस देश को आगे ले जाने में कहीं न कहीं अर्थ सैनिक के रूप में सपोर्ट करना है। सेकंड डिफेंस के पैरी बन सके, वहाँ रक्षा सुरक्षा तो हमारा करने वाला हमारा सिपाही है, फौज है, लेकिन हम इस देश को बचाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेकंड डिफेंस के रूप में अगर हम उसके अर्ध सैनिक बन सके तो आने वाला भविष्य भारत को सोने की चिड़िया बनाने से, विकसित बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस देश के प्रधानमंत्री अमृत काल के बाद ये संकल्प के साथ इस देश को आगे ले जा रहे हैं। साथियों, दुर्घटना हम सब ने देखी 22 अप्रैल को, जो भाव से जिन लोगों ने जाति धर्म पूछ के और हमारे भाइयों को मारा, उनके परिवारों के सामने पहलगाम में मारा, जो आज आप याद करिए, आप तो बहुत हर चीज को इस पे देख सकते हैं कि 370 हटने से पहले आज कश्मीर में संख्या हो गई थी टूरिस्ट की 1 लाख 2 लाख, इतनी वहां भय हो गया, खतरा हो गया था। लेकिन 370 हटाने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर इतना सुरक्षित हो गया कि हमारे वहां पर संख्या हो गई 2,40,50,00,000 और देखिए, लोगों ने जिस प्रकार से वहां आकर देश में अपने यहाँ पर डिस्टर्ब करने के हिसाब से जिस तरह से उनकी मौत की घाट उतारने का दुष्कर्म किया, लेकिन मोदी जी का आप सोचिए, उनके कार्य करने का उनका दायित्व, उनकी खुद की देश के प्रति जो स्वामी भक्ति है, राष्ट्र भक्ति है, उन्होंने आपकी बिहार की धरती से 24 तारीख को आके कहा था कि जिन लोगों ने और जिन आकाओं ने इस घटना को घटित किया है उनको कल्पना से भी परे नष्ट नाबूद किया जाएगा। और 7 तारीख की बात को याद करिए, उनको 9 ठिकानों पर चीर कर खत्म करने का कार्य किया। वो आत्मनिर्भर भारत, हम आप अपनी मिसाइलों को 200 किलोमीटर अंदर घुसाकर और प्रबोध मिसाइल के माध्यम से आज नष्ट नाबूद किया, और पूरा विश्व आज प्रबोध के लिए लाइन में खड़ा हो गया। ये आत्मनिर्भर भारत, ये है आपका भारत।
ये है नया भारत के आज आत्मनिर्भरता का कितना बड़ा इफेक्ट हो गया। हमने जो हथियार शस्त्र बनाए आज हमें एक्सपोर्ट करने वाले बन गए। आप सोचिए कि एंटोनी जी जब देश के रक्षा मंत्री थे उनके पास जीरो बजट, बोले हम पैसा खरीदने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है। मोदी जी के आने के बाद 5 लाख करोड़ रुपए का तो संसाधन खरीदा, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के रूप में अपने यहाँ पर मिसाइल्स, अपने यहाँ पर हथियार बनना शुरू हो गया और पूरे देश को जिस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, केवल अर्थव्यवस्था में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम सैनिक व्यवस्था से लगाकर सुरक्षा व्यवस्था से लगाकर हर कदम पर शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, आप सोचिए वंदे भारत ट्रेन आपके यहाँ 12,000 ट्रेन एक्स्ट्रा लगा दी साहब ये छठ के कार्यक्रम में। और आप सोचिए, आपको मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन शर्म आती है, मैं पहली बार यहाँ पर घूम रहा हूँ और देश का एक बहुत बड़ा पार्टी का नेता ये कहते हैं कि ये तो नाटक है छठ मैया की बात को कहकर, आपको हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैंने पहली बार छठ मैया की नितिन भाई मेरे को नवीन भाई ले गए और मैंने सर पूजा की। दूसरे दिन सुबह भी मैं जल्दी उठने वाला, मेरा अभ्यास नहीं है, मैं 5 बजे उठ के भी गया कि इतनी बड़ी शक्ति मिलती है। आज बिहार में जो ताकत है ना, वो छठ मैया की जो ताकत है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। ये मैंने पहली बार आभास किया। मैं शिक्षा के मंदिर में बैठा हूँ, मैं सरस्वती का आराधक हूँ, मैं कभी आपको गलत बात नहीं कहूंगा। मेरे मन में ऐसा भाव आया और चुनाव जीतने के लिए, मोदी जी को टोकने के लिए, उनको रोकने के लिए आप ये कह दो कि ये तो नाटक है, छठ मैया के कार्य को नाटक कह देवे, मोदी जी के परिवार को, मां को इस तरह की बात कहना। अरे आप अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात कहिए ना, अपने अपने हिसाब से आप लड़िए ना। उसके लिए आप पूरे बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बिहार के युवाओं का समय बर्बाद कर रहे हैं, बिहार के युवाओं का भविष्य खत्म कर रहे हैं। जिस गति से अगर दूसरे राज्य आगे बढ़ रहे हैं, मैं गुजरात की तफावत करूं तो हम बिहार के लोग इतने पीछे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है वो यहाँ का जातिवाद और यहाँ का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो एक कंफ्यूजन करते हैं, खुद का अभ्यास नहीं, खुद की पढ़ाई नहीं। और जो पढ़ने वाला बिहार है, जो देश को चलाने वाला बिहार है, जो हमारे यहाँ से इतने आईएएस अधिकारी, इतने अधिकारी के रूप में पूरे देश में लोग जाकर अधिकारपूर्ण से देश को, राज्य को आगे चला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कील ठोकने का काम, रोकने का काम, इस बिहार को टोकने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा और छठ मैया तो इस बार बिल्कुल माफ नहीं करने वाले हैं। लेकिन साथियों, आप युवा साथी हैं, आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा। आज के कार्यक्रम को केवल आपको कार्यक्रम नहीं समझना है, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं। मैं इनका पांव छूकर वंदन करता हूं कि इन्होंने ये मौका दिया कि आप भारत का भविष्य है, आप बिहार का भविष्य है। आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि देश को द्रुत गति से विकसित बनाने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिन्होंने शिक्षा हो, चिकित्सा हो या रोजगार हो, उसकी हर व्यवस्था के लिए, मैं मोदी जी को 40 साल से जानता हूं साथियों, उन्होंने जीवन में एक दिन की छुट्टी नहीं ली, एक दिन का विश्राम नहीं किया, एक दिन भी उनको आपने आलस में नहीं देखा। अगर टैरिफ की बात आई तो वो छोटे छोटे देशों के साथ आप देखिए, अपन पहली बार सुन रहे और पढ़ रहे हैं कि इस देश में गए, इस छोटे देश में गए जहां भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं गया, या 40 साल पहले कोई प्रधानमंत्री गया था, और वो जाकर अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। G20 के माध्यम से आपने देखा पूरे विश्व ने आकर गांधी जी की समाधि पर नमन किया और वसुधैव कुटुंबकम की बात देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी नियमित रूप से पूजा करते हैं, उनका तो कोई परिवार नहीं, वो इस देश के हर युवा के लिए पूजा करते हैं, हर बुजुर्ग के लिए पूजा करते हैं, हर माता के लिए पूजा करते हैं, हर व्यक्ति के लिए पूजा करते हैं, देश की रक्षा के लिए पूजा करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए वो पूजा करते हैं, और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़े इसके लिए वो पूजा करते हैं। और जीएसटी बचत के माध्यम से आप देखिए, मैं पूरे बिहार में घुमा, जीएसटी बचत के रूप में आज व्यापारियों में इतना उत्साह है, उपभोक्ताओं में इतना उत्साह है, हर व्यक्ति में अगर 1.5 लाख आपके बाइक बिक गए, इतना अगर
तेजी से काम चल रहा है। और आप सोचिए कि सबसे बड़ी बात आज एक भावात्मक नहीं, उन्होंने एक नैरेटिव दे दिया देश को। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल की बात करते हो, देश के प्रधानमंत्री जी जब स्वदेशी की बात करते हो, और मोदी जी के कहने पर जब उन्होंने टॉयलेट बनाने की बात की तो करोड़ों टॉयलेट इस देश में बन गए। स्वच्छता की बात की तो हर छोटे से बड़ा बच्चा आज स्वच्छता के साथ लग गया। तो साथियों, ये जो आपके और हमारे भविष्य से जुड़ी हुई बात है, वो सबसे बड़ी बात है सर, वो बात है स्वदेशी को अपनाना। हर घर तिरंगा, वैसे हर घर स्वदेशी। गर्व से कहो ये स्वदेशी। इस बात को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मालूम पड़ गया कि हम विश्व के साथ ताकत से कैसे लड़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था हमारी कैसे और विकसित बन सकती है, हम कैसे मजबूत बन सकते हैं, हम हर टैरिफ के टैरिफ से कैसे जवाब दे सकते हैं। वो वहाँ सुरक्षा रक्षा करने के लिए हमारी शौर्यवान सेना से जवाब देते हैं, और अर्थ सेना के रूप में आर्थिक व्यवस्था में वो ऐसे ऐसे निर्णय कर रहे हैं, आज पूरा देश झूम उठा है। हर देश का हर व्यक्ति, हर युवा, हर महिला इस बात से तय कर चुकी है कि हमको स्वदेशी के साथ जुड़ना है, हमको स्वदेशी वस्तु ही अपनाना है। भारत की मिट्टी से बना, भारत के श्रमयोगियों से उत्पाद किया हुआ ही माल हम बेचेंगे और हम खरीदेंगे। अगर ये तय हो जाता है तो आने वाला समय देश को विकसित बनाने में, भारत को सोने की चिड़िया बनाने में, भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और उस सब का आनंद लेने का आप सबको मैं अपील करने आया हूं, आप सबको आह्वान करने आया हूं कि इस मुख्य धारा से आपको जुड़ना पड़ेगा। साथियों, 2043 आपके लिए है, मोदी जी का एक एक निर्णय आपके भविष्य के लिए है, मोदी जी का एक एक कर्तव्य भाव आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए है। मोदी जी ने इस देश की किसान की चिंता की, इस देश की गरीब की चिंता की। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाना ये कोई मामूली कार्य नहीं है। वो मिडिल क्लास के रूप में आगे आने का कार्य हुआ, उससे हमारा व्यापार भी बढ़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाना ये कोई कम बात नहीं थी। और साथियों, आपने वो जंगल राज तो नहीं देखा, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखना कि पुनः कोई आपके और हमारे परिवार से, आपके बिहार के लोगों से भूल ना हो, जिससे हमको दुखी होना पड़े। और डबल इंजन, ऊपर मोदी जी बैठे और नीचे भी अगर नीतीश जी बैठते हैं, मोदी जी और नीतीश जी की सरकार बनती है, तो आप सोचिए आने वाले समय में ये एनडीए का तालमेल इसीलिए कहते हैं कि दोनों सरकारें अगर एक होगी तो आने वाला समय बिहार के लिए और हमारे भविष्य के लिए। और आप सोचिए कि ये सारी व्यवस्था में हम सबको सक्रियता लानी पड़ेगी। ये मेरा विषय नहीं है, मैं आपके साथ आके मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन देश में बिहार को लेकर जिस प्रकार का जज्बा है, जिस प्रकार की उमंग और आकांक्षा है, वहां कहीं ना कहीं बिहार में इस कार्य को रोकने की जिस प्रकार की प्रणाली का कुछ लोगों ने नैरेटिव तय कर दिया और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कहना चालू कर दिया, उन सारी बातों को अगर आपको जवाब के रूप में देना है, आपको समर्थन के रूप में देना है, आपको भविष्य को देखना है, तो आपको इस देश की चलती हुई विकसित इस गाड़ी जो ट्रेन चल चुकी है, उस ट्रेन में कहीं ऑब्स्टेकल नहीं आए और पटरी पर चलना है तो दो पहिए एक जैसे होने चाहिए, तभी आप आगे और विकसित हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इस परिबल के साथ इस चुनाव में अपनी प्रमुख भूमिका रखना। माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है, और हमको केवल हमारे भविष्य के लिए, हिंदुस्तान को विकसित करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हम सबको जॉब नहीं, हम जॉब क्रिएट वाले बने। तो उसके लिए जैसा आपने पूछा कि गुजरात ऐसे आगे कैसे बढ़ा, गुजरात के बढ़ने के पीछे ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात में हर तरह की व्यवस्था को बढ़ाया। और आपने कहा कि जिस तरह से नैनो आया, नैनो के पीछे आज ऑटोमोबाइल्स हब बन गया। आज गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ
सारी व्यवस्था इतनी उम्दा हो गई और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, और मैंने जैसा कहा कि वहाँ आपका फिक्स एक ही सरकार इतने सालों से, तो कितना बड़ा अंतर हो सकता है, कितने बड़े निर्णय हो गए, और आज जॉब क्रिएट करने वाला गुजरात हो गया। हर तरह के लोग पूरे देश में नहीं विश्व में गुजराती कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो सारा कार्य करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा। आप सबको देखकर मुझे थोड़ा जोश ज़्यादा आ गया, इसलिए आप अन्यथा मत लेना, लेकिन मुझे लगा कि आज आपकी जो ये टीम है सर, आपके ये बच्चे हैं, इन सबके चेहरों को देखकर मुझे एक ऐसा सपना दिख रहा है कि ये वास्तव में बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, एक ऐसी संस्था में बैठे हैं और ये वास्तव में बिहार का भविष्य है। और ये लोग अगर एग्रेसिव होकर तय कर लेंगे तो आने वाले समय में बिहार में एक अलग प्रकार का बिहार देखने का, 2047 का भारत का सपना पूरा होने में बिहार में प्रमुख भूमिका रहेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। ये बात मेरे मन में थी।